नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मास्टर स्ट्रोक में चीन पर कसे उस शिकंजे की बात करेंगे जिससे चीन तिलमिलाया हुआ घूम रहा है। चीन ये समझ नहीं पा रहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी से वो कैसे निपटेगा। दुनिया को चीन ने कोरोना जैसी महामारी दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान गई, लेकिन भारत ने दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दी जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और क्वेट के मंच से भी भारत की वैक्सीन और कोरोना प्रबंधन की तारीफ की गई। ये चीन के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। आज मास्टर स्ट्रोक में हम भारत के इसी डंके की बात करेंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि समुद्र में चीन को घेरने के लिए अब क्या रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन पहले यह देखिए कि कैसे जापान में मोदी भारत का डंका बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा पर आज एक फोटो खूब वायरल हुई। सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बगल में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और जो बाइडेन के बगल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं और साथ में बाकी लोग हैं। ये चारों नेता क्वाड की बैठक के लिए जा रहे हैं। फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज और बॉडी लैंग्वेज की तारीफ हो रही है। स्मृति ईरानी ने फोटो ट्वीट किया और लिखा, प्रधान सेवक पथ जानते हैं, जाते हैं और दिखाते भी हैं। इसी तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उन्हें विश्व गुरु कह रहे हैं। अब भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन पर शिकंजा कस रहे हैं। आज सुबह जब क्वाड की मीटिंग के लिए ये चारों नेता पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आए। दोनों ने तस्वीर खिंचवाई, एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए, उनका स्वागत भी जापानी प्रधानमंत्री ने किया। दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी आ गए। जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो प्रधानमंत्री मोदी भी उनका हाथ पकड़कर खड़े रहे। फिर तीनों नेताओं ने कुछ बात की और आपस में हंसने लगे। इसके बाद मोदी ने बाइडेन से हाथ मिलाया और फिर चारों ही नेताओं ने एक साथ क्वाड के मंच पर फोटो खिंचवाई और हाथ हिलाया। इसके बाद चारों नेता क्वाड की बैठक के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, दूसरी तरफ जापानी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री आमने सामने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताया और कहा कि क्वाड अब बहुत बड़ा हो गया है। क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड समिट में जब बाकी देशों की बोलने की बारी आई तो उन्होंने भारत की वैक्सीन नीति और कोरोना से निपटने के तरीकों की खूब तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी से निपटने में चीन की विफलता के साथ भारत की सफलता की तुलना की। जो बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। वैसे आमतौर पर कूटनीतिक बयान लिखित होते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बिना लिखी टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी कहा कि भारत ने उस मिथक को तोड़ा है कि चीन और रूस जैसे निरंकुश देश तेजी से बदलती दुनिया को संभाल सकते हैं, क्योंकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरे बिना निर्णय ले सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। क्वाड के इसी सत्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, भारत द्वारा अन्य देशों को आपूर्ति किए गए टीकों से जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा है और इस तरह की सफलता सिर्फ विचारों की सैद्धांतिक बहस जीतने से ज्यादा मूल्यवान है कि आप कुछ कर गुजरे। जापान के पीएम किशिदा ने भी भारत के योगदान की सराहना की है।
टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अलग से भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई। On a video call in April, you highlighted the need for democracy to deliver. I think that's what we're doing today. We're talking about how to deliver through the Quad and the U.S.-India cooperation as well. And so we're delivering for our people and for the wider world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास जताया कि क्वाड की वजह से एक जैसी सोच रखने वाले देश एक साथ आएंगे। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण हैं। तो मास्टर स्ट्रोक में अब तक आपने चीन की सैन्य घेराबंदी का क्वाड ब्लूप्रिंट देखा, लेकिन चीन के विस्तारवाद पर लगाम के लिए उसकी आर्थिक घेराबंदी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वाड देशों की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर 110 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और इसी पैमाने पर जापान की अर्थव्यवस्था 425 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 850 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1750 लाख करोड़ की है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इस पैमाने पर वो 2000 करोड़ के पार पहुंच रही है। चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों को धमकाता है और कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बनाता है। यही नहीं, इस अर्थव्यवस्था के दम पर ही वो दुनिया में दादागिरी भी कर रहा है। क्वाड देशों की बैठक में यह माना गया कि चीन को काबू करने के लिए सैन्य घेराबंदी के साथ साथ आर्थिक घेराबंदी भी बेहद जरूरी है और यह घेराबंदी भारत के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकती। और इसीलिए अब भारत की अगुवाई चीन के विस्तारवाद को रोकने की रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति का संपूर्ण विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी सेना, छठी परमाणु ताकत, पांचवी बड़ी स्पेस एजेंसी, सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर, यह है हमारा बनता और बढ़ता भारत, जो सुपर पावर देशों की सीढ़ी पर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और भारत का सुपर पावर बनना अब पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो गया है। यह नतीजा निकला है जापान की राजधानी टोक्यो की क्वाड बैठक से। इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र का साथ आना दुनिया के लिए जरूरी है। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. दरअसल क्वाड का बड़ा मकसद दुनिया भर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना है और क्वाड की बैठक में यह महसूस किया गया कि चीन पर लगाम लगाने की कोई भी रणनीति भारत के बिना अंजाम तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अमेरिका, जो अपनी तकनीक बांटने से परहेज करता है, वो अब भारत के साथ तकनीकी साझेदारी का एक मंच बनाने के लिए तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका की तकनीकी साझेदारी को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका ने ICET यानी इंडो यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है, जिसे भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में अंजाम दिया जाएगा। ICET आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G तकनीक, बायोटेक, स्पेस और सेमीकंडक्टर्स में दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाएगी।
बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचना दुनिया की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। भारत और अमेरिका की साझेदारी और क्वाड के साझा बयान से साफ है कि विस्तारवाद की सोच जो चीन की है, उस पर नाकेबंदी की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई है। क्वाड देशों ने यह भी तय किया है कि चीन पर निगरानी रखने के अलावा उसकी ताकत पर भी चोट की जाए। इसके लिए क्वाड देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा, भविष्य की तकनीक और वित्तीय संसाधनों के इंतजाम की पूरी रणनीति बनाई है ताकि चीन की विस्तारवादी सोच और उसकी मोनोपोली रणनीति पर ब्रेक लगाया जा सके। दरअसल चीन एक तरफ तो सैन्य ताकत से विस्तारवाद को अंजाम देता है और दूसरी तरफ आर्थिक शक्ति से दुनिया में दादागिरी करता है। अब दुनिया ये मान रही है कि चीन की आर्थिक ताकत को भारत के बिना टक्कर नहीं दी जा सकती। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है, जबकि चीन 12वें। हर साल भारत 32 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जबकि चीन 202 लाख करोड़ रुपए का। इस तरह वैश्विक निर्यात में उसकी साझेदारी 14.7% की है और भारत की महज 1.71% की। लेकिन तस्वीर यहां बदलती है। स्टार्टअप के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया में दूसरी है और चीन की 11वीं। जनसंख्या की औसत आयु भारत की 28 साल है और चीन की 39 साल। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, जो स्टार्टअप के तौर पर नजर भी आने लगा है। अब भविष्य में चीन पर लगाम भारत ही लगा सकता है। भारत चीन जैसा ही बड़ा देश है। हमारे कुशल तकनीक वाली युवा श्रम शक्ति, सस्ता लेबर और बाजार है और कच्चा माल भी, लेकिन कमी है तो नई तकनीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत की ये कमी अमेरिका पूरी कर सकता है और टोक्यो में हुई बैठक के बाद इसकी शुरुआत भी हो गई। चीन पर क्वाड देशों के टेलीकॉम वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जापान में क्वाड देशों के बीच चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी है। भारत और अमेरिका पहले ही चीनी हुआवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब बाकी क्वाड देश भी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसके लिए क्वाड देशों ने तय किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए क्वाड देशों की टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि चीन की दादागिरी को कम किया जा सके। ये क्वाड देशों का चीन पर पहला इकोनॉमिक वॉर है। तो क्वाड के मंच पर इन चारों देशों की ताकत आपस में मिलकर चीन को जवाब देने का तरीका ढूंढ रही है। क्वाड के इस मंच से वैसे तो चीन के खिलाफ काफी कुछ तय हुआ है, लेकिन एक बड़ा फैसला समुंदर में चीन की निगरानी का भी हुआ है। चीन भूमाफिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विस्तारवादी नीति पर वो काम करता है और वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुंदर पर भी अपनी नजरें गड़ाए रखता है। चीन न सिर्फ समुंदर कब्जाता है बल्कि समुंदर की मछलियों का भी बड़ी संख्या में दोहन कर रहा है। चीन अपने आसपास के समुंदर में अवैध मछलियों को पकड़कर खाली कर चुका है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है और इसीलिए अब क्वाड में चीन की समुद्र में निगरानी का फैसला लिया गया है। क्वाड में शामिल चारों देश मैरीटाइम सर्विलांस प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिससे चीन की ओर से इंडो पैसिफिक रीजन में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध फिशिंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। अवैध फिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना, जरूरत से ज्यादा उसका एक्सपोर्ट करना और मुनाफा कमाना, बस इसी को रोकना है और यही उद्देश्य लेकर क्वाड के मंच पर इन चारों देशों ने अपनी रणनीति बनाई। पूरी रिपोर्ट देखिए हमारी। चीन को घेरने की रणनीति के साथ ये बैठक हुई तो, पर इस बैठक से निकला क्या? क्वाड की इस कवायद का लब्बो-लुआब क्या था? अब जरा ये समझ लीजिए। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। तो चीन की हेकड़ी निकालने के लिए क्वाड के देशों ने एक अष्टकोणीय फॉर्मूला निकाला है। ये फॉर्मूला चीन की चौतरफा नाकेबंदी के लिए काफी है। चीन की सबसे बड़ी नाकेबंदी होने वाली है दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में।
क्वाड ने एक नई पहल की है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA। IPMDA हिंद प्रशांत के क्षेत्र में प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं में काम करेगा, लेकिन साथ ही ये इस पूरे इलाके में चीन की अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाएगा। पर सवाल यह है कि चीन कैसे इस इलाके में अवैध मछली पकड़ता है और उससे क्या नुकसान होता है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इस इलाके का नक्शा देखना होगा। यह चीन के पूर्वी हिस्से का नक्शा है जिसमें आपको ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें चीन के पूर्वी हिस्से के पड़ोसी देश भी दिख रहे हैं, जिनमें जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। अब चीन अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए इस समंदर में अवैध मछली पकड़ता है। चीन के इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाली 80% से 95% अवैध फिशिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए वो अपने इलाके में इतनी मछलियां पकड़ चुका है कि वहां उनकी कमी हो गई है। इसलिए अब वो दूर दूर तक अपनी नाव भेजकर फिशिंग कराता है। चीन के पास मछली पकड़ने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा मौजूद है। दूर पानी में मछली पकड़ने के लिए उसके पास 17,000 से ज्यादा जहाज हैं। ये जहाज इतने सक्षम हैं कि एक ही बार में भारी मात्रा में मछलियां पकड़ सकते हैं। चीन की इसी बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग के खिलाफ क्वाड देश उठ खड़े हुए। IPMDA का ऐलान हो चुका है, लेकिन चीन की बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग के खिलाफ सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाने की तैयारी है और इसके लिए सिंगापुर और भारत के सर्वेलेंस सेंटर को जोड़ने की भी बातें की जा रही हैं। इस प्रयास का सीधा अर्थ होगा कि इस पूरे इलाके में चीन के जहाजों की आवाजाही पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा चीन की कृत्रिम द्वीप बनाने की करतूतों पर भी निगरानी और मजबूत हो सकेगी। चीन की घेरेबंदी कैसे हो रही है, इसकी झलक क्वाड देशों के संयुक्त बयान में भी देखने को मिली है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम ऐसी किसी भी बलपूर्वक उकसाने वाली या एक तरफा कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं जिसके जरिए यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसमें विवादित चीजों का सैन्यकरण, तटरक्षक पोतों का खतरनाक इस्तेमाल, दूसरे देशों के संसाधनों के उपयोग की गतिविधियों को बाधित करने जैसी कार्रवाई शामिल है। चीन अक्सर छोटे देशों को तबाह करने पर तुला होता है। पहले वो इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर तबाह कर देता है। क्वाड देश मानते हैं कि इसकी वजह से श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल जैसे देश तबाही की कगार पर खड़े हो गए। इसीलिए इंडो पैसिफिक के देशों में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। क्वाड देशों ने मन बना लिया है कि वे अपने ही देशों की टेलीकॉम कंपनियों को प्राथमिकता देंगे ताकि हुआवेई कंपनी के जरिए चीन को दोहरी मार दी जा सके। एक, इस कंपनी के जरिए उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके आर्थिक हितों को चोट पहुंचाई जाए। दूसरा, जो जासूसी के जरिए इन लोकतांत्रिक देशों में सुरक्षा को खतरा पैदा करता है चीन, उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। मास्टर स्ट्रोक में अब समय है देश की सांस्कृतिक राजधानी से देश की राजनीतिक राजधानी तक पसरे धर्म संकट के विश्लेषण का। धर्म संकट के घेरे में है राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक विश्व धरोहर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब 9 जून को अदालत इस मामले में आदेश देगी, जिसके बाद यह तय होगा कि सिविल जज के सामने इस मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले सिविल जज पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को खारिज कर चुके हैं। आज की सुनवाई में अदालत ने भी माना कि कुतुब मीनार परिसर में भगवान की मूर्तियां होने पर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि मूर्तियां होने से हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार कैसे मिल जाता है। इस पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की। इस केस में प्रतिवादी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि कुतुब मीनार में पूजा या धार्मिक गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपासना का अधिकार और कानूनी पेच में उलझे इस मामले में किस पक्ष ने क्या कुछ कहा आज कोर्ट में, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गणेश का मूर्ति है, बाकी सब मूर्ति है। मूर्ति कौन पूछता है? हम लोग हिंदू लोग पूछते हैं। ऑब्वियसली ट्रूथ तो बाहर निकलना चाहिए। जैसा हम लोग का उड़ीसा कोणार्क मंदिर है, वहाँ जैसा काम हुआ है वैसा ही काम यहाँ भी है। भगवान को किसी रूप की या स्वरूप की जरूरत नहीं है।
भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है। ज्ञानवापी के साथ विवादों में कुतुब मीनार। हिंदू मांगे कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार। मुख्य मुद्दा ये था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहां पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। ऐतिहासिक विश्व धरोहर पर एएसआई का अधिकार। किस मॉन्यूमेंट में कहां पर पूजा का अधिकार मिलेगा, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास अंडर प्रोटेक्शन आता है। इतिहास की इमारतों पर ऐतिहासिक विवाद है। काशी से कुतुब मीनार तक मुकदमों की कतार लगी हुई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने अपने प्रश्न रखे और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने कहा कि क्या हिंदू पक्ष ये चाहता है कि एक स्मारक को पूजा स्थल में बदल दिया जाए। इस पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही कई स्मारक हैं जहां पूजा का अधिकार प्राप्त है। भगवान अनंत हैं, ये हिंदुओं की मान्यता है। 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया है। जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए जो मूर्तियों की देखभाल करे। अगर मंदिर है तो पूजा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि कुतुब मीनार का मूल रूप तो 800 साल पहले ही बदल चुका है। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि आज भी वहां मूर्तियां रखी हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप 800 साल तक कुतुब मीनार में बिना पूजा के रह सकते हैं तो अब पूजा क्यों करना चाहते हैं। परिसर में भगवान की मूर्तियां होने पर विवाद ही नहीं है, परंतु आपको पूजा का अधिकार कैसे मिल जाता है, ये मौलिक है या संवैधानिक अधिकार। हिंदू पक्ष के वकील ने इस पर जवाब दिया कि राइट टू वर्शिप को मौलिक अधिकार माना गया है। हिंदू पक्ष का पूरा जोर इस बात पर है कि पहले निचली अदालत में खारिज हो चुकी याचिका पर सुनवाई शुरू हो। 800 साल बाद भी 8000 साल बीत जाए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है, और वो पूजा का अधिकार कोई भी संस्था नहीं ले सकती है। अपील की मेरिट पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ये फैसला देगी कि लोअर कोर्ट का जजमेंट सही है कि गलत है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जो दावा किया उसके बारे में एक शिलालेख कुतुब परिसर में भी है जो प्रमाण देता है कि परिसर के भीतर 27 मंदिर थे। जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इसकी फाउंडेशन जो जगती पीठ है वो 64 फीट लंबा, 62 फीट चौड़ा है। जगती पीठ के ऊपर प्रसाद पीठ बनी हुई है, वो 54 फीट लंबी और 52 फीट चौड़ी है। ये दो पीठ मजबूत इसलिए बनाई गई हैं कि एक ऊंचा स्तंभ इसके ऊपर खड़ा करना था, और वो स्तंभ जो है वो 25 इंच दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, और उसको झुकाने के लिए आपको फाउंडेशन ऑब्लोंग क्यों बनानी पड़ी। इसका मतलब है ये इनहेरेंट क्वालिटी है, इनहेरेंट पहले सोची समझी योजना है। मुकदमे में वादी है हिंदू पक्ष और प्रतिवादी है एएसआई यानी सरकारी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एएसआई ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिल चुका था। जब से कुतुब मीनार एएसआई के संरक्षण में है, वहां पूजा पाठ या इबादत नहीं होती। एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाजत है, पूजा पाठ की नहीं। इस आधार पर एएसआई ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर वैध नहीं है। हिंदू पक्ष के मंदिर ध्वस्त करने के दावे पर एएसआई ने कोर्ट में दलील दी कि मंदिरों के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन ये नहीं माना कि मंदिर ध्वस्त किए गए। उन्होंने कहा कि 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। उसमें हमारा ये कहना था कि 27 मंदिरों के रिमेन्स से वो बनाया गया। हमने ये नहीं कोई भी स्टैंड लिया कि वो तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। उनका जो बचा हुआ था और बाकी और मटेरियल जो होगा उससे वो बने। पूजा का अधिकार है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुतुब परिसर में मंदिर मस्जिद के विवाद के साथ नमाज का विवाद उठ गया है।
दरअसल कुतुब मीनार परिसर में दो मस्जिद हैं, एक कुव्वतुल इस्लाम और दूसरी मुगल मस्जिद। मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि अब मुगल मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। सीधा ही कह दिया हमसे तो कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही कह दिया कि नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। हमने कहा क्यों, कि ऊपर से ऑर्डर आया नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। अचानक ही एकदम, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से प्यार से मोहब्बत से सब लोगों से अच्छी तरह रहते हैं हम, कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ये कह दिया उन्होंने। कुतुब मीनार पर मुकदमों की कतार है और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और अपने अपने विचार हैं। हिंदू पक्ष इसे विष्णु स्तंभ कहता है तो मुस्लिम पक्ष इस्लाम के उदय का प्रतीक। ऐतिहासिक स्मारक का इतिहास भी काफी पुराना है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के बीच हुआ था। इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा करवाया। 14वीं 15वीं सदी में भूकंप के कारण इसे नुकसान पहुंचा। मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक और बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुछ इतिहासकारों का दावा यह भी है कि इसे 5वीं सदी में सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार का संरक्षण करने वाली संस्था ASI के पूर्व निदेशक भी ये बात मानते हैं कि इसके निर्माण में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो ये साबित करते हैं कि इसे सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये फिर क्यों बनाई गई, क्यों झुकाई गई और क्यों स्टडी किया गया, इसका कारण है कि सूर्य 21 जून को 12 बजे उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है। इसको स्टडी करने के लिए, सूर्य की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए कुतुब मीनार की छाया पृथ्वी पर नहीं गिरती। 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक छाया नहीं गिरती। ये आप कोई आदमी जाके वहां प्रमाणित कर सकता है, देख सकता है। इतिहास पर देश में विवाद पुराना है। हर इमारत के इतिहास पर इतिहासकारों के अपने अपने दावे हैं। यही कुतुब मीनार के साथ है। एक पक्ष कहता है कि यह आहत हिंदू सभ्यता का प्रतीक है, तो दूसरा पक्ष इसे इस्लाम के उदय की निशानी मानता है। विचारों की लड़ाई अब अधिकारों की बन गई है। अधिकार का मामला अदालत के द्वार तक पहुंच चुका है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस पर सुनवाई हुई तो वाराणसी की जिला अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम केस की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। 26 मई से इस मामले पर अदालत बैठेगी और वादी पक्ष के वकीलों के मुताबिक शनिवार रविवार को भी यह सुनवाई जारी रहेगी। 26 मई को वाराणसी जिला अदालत में 7/11 पर सुनवाई होनी है। मतलब ये कि 26 मई से अदालत में इस मामले पर दलीलें पेश की जाएंगी कि ज्ञानवापी पर दावा करने वाला हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। सोमवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स की कॉपी मांगी थी। इस मांग को अदालत ने आज स्वीकार कर लिया है। अब 26 तारीख से वाराणसी में धर्म संकट के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी। केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। हिंदू पक्ष ये अपने में एक विजय की पहली सीढ़ी मानता है, इसलिए सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुने। गंगा तट पर खड़ी काशी में ऐतिहासिक कोलाहल है। विवाद है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, और इसी पर वाराणसी जिला अदालत में एक नहीं कई वाद हैं। यानी मंगल के दिन वाराणसी में मुकदमों का दंगल रहा। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ा वैसे वैसे काशी में कानूनी ताप भी चढ़ा। सोमवार से जिस फैसले पर देश की नजर थी उसे अदालत ने महज सेकंडों में सुना दिया। अभी तक के जो भी पूर्व के फैसले थे सब यथावत रहेंगे। 26 तारीख के बाद सुनवाई के बाद क्रमशः जो है फिर उसमें देखा जाए, डेट वाइज देखा जाएगा सभी मामलों पर। और जो आप वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इसके लिए हम लोग कहे आप उसका शुल्क दीजिए और आपको मिल जाएगा। आज वाराणसी जिला अदालत में कोई बहस नहीं हुई। अदालत ने केवल अपना फैसला सुनाया। अब 26 मई को मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष अदालत में इस मुद्दे पर बहस करेगा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई करने लायक है या नहीं। अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के भीतर सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दाखिल करनी होंगी। अदालत ने दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश भी जारी कर दिया है।
केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। अदालत के फैसले पर हिंदू पक्ष में उत्साह है। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्टरूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने, वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। कुतुब से काशी तक मुकदमे ही मुकदमे हैं। इन मुकदमों पर देश में बहस भी है। एक पक्ष कहता है कि हम अपने वो अधिकार मांग रहे हैं जिन्हें आक्रांताओं ने छीन लिया, तो दूसरा पक्ष कहता है कि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। धार्मिक मुकदमे कितने लंबे चलते हैं, राम मंदिर केस में इसकी गवाह देश की कई पीढ़ियां हैं। अब काशी का केस लंबा चलेगा या नहीं, ये जिरह के बाद अदालत को तय करना है। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।